हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस ये जो टॉपिक है इसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो कल मैंने यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट किया था। देखो, जैसे ही खाना स्टमक में आता है तो स्टमक फूल जाता है, ठीक है, एनलार्ज हो जाता है और स्टमक में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सो दैट वो जो फूड है, जो फूड आया है, वो थोरोली मिक्स हो जाए डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो स्टमक है ना, स्टमक कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है? स्टमक के पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जो स्टमक पर होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या चीज़ें रिलीज़ करते हैं? एक तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये है कि अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया, फंजाई या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है जो हार्मफुल है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक नेचर की वजह से जो है वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। दूसरा, स्टमक में एसिडिक मीडियम बना के रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि जो स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एक एंजाइम रिलीज़ करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, पेप्सिन। इनिशियली देखो, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजन को रिलीज़ करता है, वो इनएक्टिव स्टेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड उसको रिलीज़ करता है स्टमक में। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है वो कौन सा है, तो आप बताओगे पेप्सिनोजन। जो स्टमक है पेप्सिनोजन रिलीज़ करता है, वो इनएक्टिव स्टेट है, उसको एक्टिव बनाने के लिए यानी पेप्सिनोजन को एक्टिव स्टेट यानी पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl एसिड की एसिडिक मीडियम। फिर रिलीज़ होता है, और क्या रिलीज़ होता है? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस का काम क्या है? देखो, हमारे अगर स्टमक में एसिडिक रिलीज़ हो रहा है तो एसिड तो उस लाइनिंग को जो है जला देगा, ख़राब कर देगा, हमारे स्टमक को जो है जला देगा। तो म्यूकस यहाँ ऐसे पूरी लाइनिंग पे प्रेजेंट है स्टमक की, सो दैट ये लाइनिंग प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, और जैसे पूरे यहाँ पे है और म्यूकस पूरा कवर कर रखा है स्टमक ने, स्टमक पे पूरा म्यूकस है अंदर। वहाँ फिर रिलीज वहाँ पे होता है HCl एसिड वगैरह और पेप्सिन वगैरह। देखो, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, यानी पेप्सिनोजन को पेप्सिन कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एसिडिक मीडियम। वट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड? सेकेंड फंक्शन है कि कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है जो पैथोजेनिक है तो उसको वहीं किल कर देगा, क्योंकि एसिडिक नेचर का है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो इतना ही है कि म्यूकस का काम क्या है? ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखना स्टमक की। ठीक है, किसके इफेक्ट से? एसिडिक मीडियम से। ठीक है, देखो, यू हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। कई बार हमारे स्टमक में हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई है। क्यों होता है एसिडिटी? क्यों होती है? क्योंकि एक्सेसिव HCl एसिड रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और हमें पता है एसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करना है। अगर एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो आप कोई बेस ले लो, आप एंटाएसिड्स ले लो, है ना। तो बेस जब एसिड में जाएगा तो जो एक्सेस एसिड के साथ बेस रिएक्ट करके नॉर्मल एसिडिक कंडीशन जो चाहिए वो दे देगा, क्योंकि एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही फूड में देखो, फूड में थोड़ा बहुत प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब आगे फूड को देखो, क्या होगा? द एग्जिट ऑफ फूड, पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है, जो स्टमक में रिलीज होता है। द एग्जिट ऑफ food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine। अब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन पर भेजना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होती है और स्टमक का जो पार्ट है वहाँ पर क्या है? एक स्पिंक्चर मसल है, मतलब सिंपल समझो एक होल है, ठीक है, जो ओपन हो जाता है। तो फूड से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला, तो जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में
चला जाएगा। अब देखो, जैसे ही स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, ठीक है, तो अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता रखा है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो छोटे से स्पेस में फिटेड है। क्यों? बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो रखी है। देखो, सबसे ज़्यादा कॉइलिंग किसकी हो रखी है? स्मॉल इंटेस्टाइन की ही। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कनाल का, और छोटे से स्पेस में कैसे फिटेड है? एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से, ठीक है। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. देखो, herbivores, carnivores में जो small intestine की लेंथ होती है ना, वो डिपेंड करती है, वो वेरी करती है। वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है? आप फूड कैसा ले रहे हो। जैसे herbivores क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, ठीक है। ग्रास में क्या है? सेलुलोज है, और बाकी प्लांट्स वगैरह खाते हैं तो उसमें भी सेलुलोज है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है हर्बीवोर्स में, सो दैट सेलुलोज आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। बट हम हर्बीवोर्स जितना सेलुलोज नहीं खाते, तो इसलिए हमें इतने बड़े स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत नहीं है जितना बड़ा एक हर्बीवोर में होता है। प्लस हम मीट और बाकी चीज़ें भी खाते हैं ना जिसमें सेलुलोज नहीं होता, ठीक है, तो उसको ज़्यादा बड़ा लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की हमें ज़रूरत नहीं है मीट और बाकी नॉन सेलुलोजिक चीज़ों को खाने के लिए। और अगर हम सेलुलोज भी लेते हैं, जैसे हम हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो हम एक हर्बीवोर जितनी तो क्वांटिटी लेते नहीं है। या कोई और कार्निवोर है, वो भी ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट होता है? नॉन वेजिटेरियन पे। वो भी ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह पे डिपेंड रहता है ना। इसलिए कार्निवोर जैसे टाइगर्स का शॉर्टर इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि वाई द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो आपको बताना पड़ेगा, ये डिपेंड करती है आप फूड कैसा खाते हो। एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का। हर्बीवोर्स क्योंकि सेलुलोज खाते हैं, सेलुलोज प्लांट में मिलता है, तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमें लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। बट जो कार्निवोर्स होते हैं वो सेलुलोज नहीं खाते, वो मीट वगैरह खाते हैं, तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है एक छोटे लेंथ के स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्लस आप ह्यूमन का एग्जांपल देखो दोगे कि ह्यूमन भी का भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोर्स के स्मॉल इंटेस्टाइन जितना बड़ा नहीं है, क्योंकि हम इतना सेलुलोज खाते नहीं है क्वांटिटी में जितना हर्बीवोर्स लेते हैं। प्लस हम मीट वगैरह बाकी सोर्सेज ऑफ फूड भी खाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करना हमारे लिए इनफ है कि अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उनसे जो है लेंथ में छोटा है तो। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। देखो, जो भी हम खाना लेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी छोटी छोटी यूनिट्स में केमिकली तोड़ दिए जाते हैं, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन कैसा होता है? देखो, एक तो इसमें सबसे पहले लीवर, देखो इसमें लीवर का सिक्रीशन होता है प्लस पेनक्रियाटिक जूस, और लीवर का बाइल जूस सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन में। प्लस इंटेस्टाइन के पास कुछ अपने इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस को रिलीज करते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए। देखो, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। देखो, जो फूड आया है वो स्टमक से एसिडिक होगा क्योंकि वहाँ HCl एसिड रिलीज हो रहा था। तो लीवर से जो बाइल जूस आता है ना, पहले बाइल जूस रिलीज होता है लीवर से इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करता है इस एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट कर देता है। यानी बाइल जूस का जो नेचर है वो क्या है? अल्कलाइन है। तो जब एसिडिक फूड अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट हो चुका है ना, उसका नेचर अल्कलाइन हो चुका है, तब पेनक्रियाज अपने पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आसानी से उस अल्कलाइन फूड पे अपना इफ़ेक्ट शो कर सके। इसलिए पहले बाइल जूस रिलीज होता है। मतलब पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स है ना वो अल्कलाइन नेचर में ही काम करते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसलिए पहले फूड को अल्कलाइन कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो बाइल जूस का
पहला काम क्या हो गया कि भाई एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो कि पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से निकलता है, ठीक है, वो किस पे एक्ट करेंगे? अल्कलाइन फूड पर ही एक्ट कर सकते हैं। वो तभी एक्टिव होते हैं जब अल्कलाइन फूड हो, ठीक है। सेकंड, वो फैट को जो है थोड़ा सा फैट का क्या करता है, वो बड़े बड़े, देखो फैट है ना, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को बाइल जूस क्या करता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ये बस, ये कोई केमिकल डाइजेशन नहीं है कि कोई बड़ी, जैसे कोई बड़ा फार्मूला था यहाँ उसको छोटे फार्मूला में तोड़ दिया, नहीं, या उसकी छोटी यूनिट कर दी फैट की, नहीं, बस साइज में डिफरेंस करता है बाइल जूस। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो, फैट प्रेजेंट इन द intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act on them। यहाँ कौन से एंजाइम्स की बात हो रही है? पैनक्रियाज के और इंटेस्टाइन के। तो पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन के एंजाइम्स ताकि इस फैट पर आसानी से जो है एक्ट कर सके और उनको केमिकली तोड़ सके, इसलिए बाइल जूस क्या करता है, बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। देखो, बाइल जूस में है ना, बाइल सॉल्ट होते हैं, कुछ बाइल पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जो बाइल सॉल्ट होता है वो क्या बनाता है, ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट हमारे जो पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन के जूसेस में जो एंजाइम्स हैं वो आसानी से इन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पर एक्ट कर सके और इनको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। देखो, स्टमक में कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मिल रहा था? पेप्सिनोजन, जिसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक, है ना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाज का जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या करता है, उन इमल्सिफाइड फैट यानी उन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्लस पैनक्रियाटिक अमाइलेज नाम का भी एंजाइम जो होता है, ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो क्या रिलीज करेंगे, इंटेस्टिनल जूस। उसमें क्या होंगे, इंटेस्टिनल एंजाइम्स होंगे, ठीक है। उसमें भी होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो पहले पैनक्रियाटिक जूस ने जितना डाइजेस्ट करना था कर लिया, अब फाइनली इंटेस्टिनल एंजाइम्स एक्ट करेंगे उन पे और प्रोटीन को उनकी सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड्स में तोड़ देंगे। देखो, यही तो है डाइजेशन, कि केमिकली किसी बड़ी चीज़ को छोटी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है उनको ग्लूकोज में तोड़ दिया जाएगा, फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली सबसे छोटी छोटी यूनिट्स मिल चुकी है, ठीक है, जो लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिनको एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो यही है डाइजेशन, ठीक है। अब ये जो भी यूनिट्स रिलीज़ हुई हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स वगैरह मिले हैं हमें डाइजेशन के बाद, तो उन्हें एब्जॉर्ब कौन करता है? हमारी जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके पास न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। ऐसे अंदर की वॉल देखोगे ना इंटेस्टाइन की, तो ऐसे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, इन्हें हम विलाई कहते हैं। ये इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, और इनके कॉन्टैक्ट में क्या है? ब्लड वेसल, तो ये डायरेक्टली ब्लड में इन चीज़ों को डाल देगी, ठीक है। ग्लूकोज डाल दिया ब्लड में, अमीनो एसिड डाल दिया, ठीक है, प्रोटीन को जैसे हमने अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया था, वो ब्लड में चला गया, ग्लूकोज चली गई, ठीक है, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह चले गए, ठीक है। देखो, विली विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। हमारे इंटेस्टाइन की वॉल ऐसी क्यों नहीं होती, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में क्यों होती है कि यहाँ से सीधा हमने एब्जॉर्ब किया और यहाँ ब्लड वेसल में ब्लड में पहुँचा दिया चीज़ें, क्योंकि
ये क्या इंक्रीज़ करती है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इस फॉर्म में अगर हमारा इंटेस्टाइन की वॉल प्रेजेंट है तो जो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। विली आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। जैसे रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, तो फाइनली जो चीज़ एब्जॉर्ब की वो ब्लड में डाल दी। अब हमें पता है ये ब्लड किसके पास जाएगा, सेल के पास। सेल में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और एनर्जी बन जाएगी, है ना। तो वही ये लिख रखा है कि जो ब्लड वेसल ने जो एब्जॉर्ब की है, ठीक है, ब्लड में जो चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं विली के थ्रू, तो एवरी सेल ऑफ द बॉडी के पास ब्लड जाएगा जहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। और एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, कोई नया टिश्यू बनाना है, कोई नए सेल बनाने हैं, या पुराने सेल्स को रिपेयर करना है, ये सारे, इन सब के लिए भी तो एटीपी चाहिए, कि जो भी हमने काम किया है ना। अब जो भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम यही है कि जो भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, ठीक है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, देखो अनडाइजेस्टेड क्यों हुआ कि भाई इंटेस्टाइन को जो चीज़ डाइजेस्ट करनी थी वो हो चुकी है, कोई कोई वैसी चीज़ चली गई है जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी, है ना। तो जो भी अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी मटेरियल को जो है वो आगे पास कर देता है एनएस के पास, ठीक है। और एनएस की जब ओपनिंग होती है तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाता है। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आया जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब था, तो ये क्या है, असेंडिंग कॉलोन, ठीक है। ये है ट्रांसवर्स कॉलोन, यहाँ से पानी ही एब्जॉर्ब होता है, ये है डिसेंडिंग कॉलोन, और ये है रेक्टम। रेक्टम में वो जिससे हमने पानी एब्जॉर्ब करना था, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, अब वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड रेक्टम में थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, ठीक है। फिर वो एनएस के पास भेज दिया जाता है, और एनएस की जो ओपनिंग होती है जिसको हम एनल स्पिंक्चर कहते हैं, ठीक है, उससे वो फीकल मैटर जो है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे अपेंडिक्स ड्रॉ कर रखा है, देखो ये भी एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन में एक सीकम होता है जो किस में खुलता है, अपेंडिक्स में। तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका पहले काम था, पहले के जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो सेलुलोज वगैरह खाते थे और जंगलों में रहते थे तब इसका काम था, बट अब हमारी जो है लाइफ इम्प्रूव हो चुकी है, हम वैसा खाना नहीं खाते, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन की फॉर्म में जो है प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। सो विद दिस जो डाइजेशन प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है। सबसे पहले बक्कल कैविटी आती है जिसमें टीथ और टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, फिर ईसोफेगस आता है, फिर एक ऑर्गन आता है स्टमक, ठीक है, फिर इंटेस्टाइन आता है, ठीक है, फिर पैनक्रियाज आता है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनएस है। तो ये सब पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट। सो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, देन हिट द लाइक बटन, थैंक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।